Good morning, class. So today I will start with a new chapter. The chapter name is a cash flow statement. It is as per AS3. AS3 is Accounting Standard 3, which explain the cash flow statement as the meaning of this cash flow statement. This statement is prepared by the businessman to know the cash inflow and the cash outflow of a business at the end of a particular time period. कैश इनफ्लो मीन्स कितना कैश बिजनेस में आया है एंड द कैश आउटफ्लो कितना कैश बिजनेस से गया है. So for knowing this cash inflow and outflow, we are preparing cash flow statement, and this cash flow statement is divided into three activities. The first is cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, and third is cash flow from financing activity. So the combination of these three activities, the meaning of cash flow statement. So by these three activities we will judge what is the amount of cash inflow and what is the amount of cash outflow in a business during a particular time period. So we will start by the first activity. This is cash flow from operating activity. Your first activity is the most important activity. Rest two activities are very simple. So the main activity is the operating activity. Operating means the cash inflow and outflow related to the general operational activities of a business. Now we can say there are two kinds of firms. One is called the financing firm, और second is called the non-financing firms. फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल फर्म जो फाइनेंस से रिगार्डेड बिजनेस करती हैं, लाइक जो आपके प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, दे आर कॉल्ड द फाइनेंसिंग कंपनीज. एंड नॉन फाइनेंसिंग अदर देन फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी आपकी कंपनीज है वो आपकी नॉन फाइनेंसिंग आएंगी. तो जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, अगर वो फाइनेंसिंग कंपनीज मतलब उनका काम ही है सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ करना. सिक्योरिटीज़ में आपकी एसेट्स भी आ सकती हैं, आपके शेयर्स और डिवेंचर्स भी आ सकते हैं. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम है शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज़ करना. तो इस फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये सब एक्टिविटी उसकी नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं. लाइक अगर कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी कोई शेयर्स इशू करती है तो वो उसका नॉर्मल बिजनेस है, बिकॉज उसका ऑपरेशन ही बिजनेस का ये है कि वो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को इशू, परचेज और सेल करती है. But for non-financing firm, this activity is not the operational activity of that firm, क्योंकि उसका काम फाइनेंस का नहीं है. वो सपोज एक क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वो क्लोथ की सेल और परचेज करती है. तो अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, शेयर्स या सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है. सो हेयर द फाइनेंसिंग कंपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आर जो उसका बिजनेस है, या यू कैन से किसी भी फर्म की ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होंगी जिस तरह का वो बिजनेस करती है. दैट इज़ नोन एज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ सच कंपनीज. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसको हम आगे जब यूज़ करेंगे तब उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. एज यू कैन सी इन योर बुक वी हैव अ फॉर्मेट फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट. It is mentioned cash flow statement for the year ending, and this is as per indirect method. So as I said, the cash flow statement is the combination of these three activities. So firstly I'll start with the first, cash flow from operating activity. In your question, net profit after interest, taxes and dividend is mentioned, and you have to come net profit before interest, taxes and dividend. So I'm preparing the format here. जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगी तो मे बी आपको लगे कि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड. व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा. इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. सो एज पर द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इट इज़ मेंशन एट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिविडेंड. हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बिजनेस की ऑपरेशनल नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटी से हमने कितना कैश जनरेट किया है या कितना कैश हमारा गया है वो फाइंड आउट करना है. सो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्सेस और डिविडेंड दिया होगा. हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस और डिविडेंड निकालना है. तो ऑब्वियसली जो लेस किया हुआ है आफ्टर निकालने के लिए आपने उसमें से इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड तीनों लेस किए हुए हैं. बिफोर निकालने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड.
then you will get net profit before interest, taxes and dividend. This is the first term जो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे. अब इसमें अब आपको याद होगा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला. जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला तो हमने उसमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस थे सब कंसीडर किए. बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी वी हैव टू कंसीडर ओनली सच एक्सपेंसेस or such incomes which are related to the operation of that business activities, और the expenses और incomes जो सिर्फ और सिर्फ कैश में हुए हैं उन चीज़ों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं. सो यहाँ पर हम उन चीज़ों को ऐड बैक करेंगे या तो वो कैश में नहीं हुई है, मीन्स इन ट्रांजेक्शन्स को करने से ना तो आपके बिजनेस में कैश आया है ना ही कैश गया है. सेकेंडली, such activities are not related to the normal operational activities of your business. That's why I am going to add or less the transactions. Now firstly we will add depreciation in it. Why we add depreciation? You know, depreciation is a non-cash expense because डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है. इसके लिए हम कोई भी कैश पे ऑफ नहीं करते. सो दैट्स व्हाई आई एम एडिंग डेप्रिसिएशन हेयर. रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म को शुरू करने से पहले, अगर वो राइट ऑफ किए हैं या शेयर्स इशू करने पर डिस्काउंट दिया है तो वो सब हम यहाँ पर ऐड बैक करेंगे. गुडविल और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ. अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ मतलब अगर आप कम कर रहे हैं, दैट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए उसको ऐड बैक किया जाएगा. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट. Loss on sale of fixed asset is not the operational या normal activity of your business. That's why इसको profits में से less नहीं करना था, इसलिए इसको हम add कर रहे हैं. और I can say increase in any provision. Again provisions are not the part of your normal operation activity, so that's why I'm going to add it. ये हम वो एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं जो कि हमें प्रॉफिट्स में से लेस नहीं करने चाहिए थे, बिकॉज आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से जो प्रॉफिट विड्रॉ किया है लास्ट में, उसमें ये सब एक्सपेंसेस आपने लेस किए हुए हैं. हमें उससे पहले पर आना है, इसलिए हम इसको सबको ऐड कर रहे हैं. लेस क्या करेंगे हम इसमें? इंटरेस्ट रिसीव्ड. अब रिवर्स होगा. जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं आपकी, जो मेरे बिजनेस की नॉर्मल इनकम्स नहीं हैं ऑपरेशन की, उनको हम लेस करेंगे बिकॉज उनको ऐड करके हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया है, इसलिए उनको हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो उसका इफेक्ट निल हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट. These are to be less. After doing this, you will get net profit before working capital. And you know working capital हमने रेशो में किया, the difference between the current assets and current liabilities. अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. अब वन मोर थिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर करना है. फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स इन 2018 और 19. 2018 में मेरे पास डेटर्स थे 10,000 के, 19 में हो गए 15,000 के. अब जस्ट मुझे कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचकर बताइए कि डेटर्स मेरे पिछले 10,000 थे, अब 15,000 हो गए हैं. आई एम सेइंग जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश, कि कैश की सेंस में आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. एसेट्स की सेंस में नहीं पूछ रही हूँ मैं, आई एम आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश, कि डेटर्स के इंक्रीज होने से कैश की सेंस में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. यस, ऑब्वियसली अगर आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लॉस होगा. लॉस कैसे होगा? डेटर्स का मतलब होता है हमने क्रेडिट में सेल्स की, हमें पैसा नहीं मिला, मीन्स हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, कैश हमारे पास कम आया है,
सो ये मेरे लिए एक लॉस है। वैसे जर्नली एसेट इंक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पर हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हैं। इट मीन्स अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी तो वो आपके लिए लॉस है, इसलिए उसको नेट प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा। अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वो आपके लिए प्रॉफिट है। कैसे कि फॉर एग्जांपल 2018 में डेटर्स से 15 और अब हैं 10, मींस डेटर्स कम हो रहे हैं। इट मींस उन्होंने हमें कैश पे कर दिया तभी वो कम हो रहे हैं, तो कैश की सेंस में मुझे एडवांटेज हुआ है, इसलिए उसको ऐड किया। अब लाइबिलिटी से कंसीडर करें कि क्रेडिटर्स लास्ट ईयर थे 15,000, अब है 20,000। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिसको पैसा हमें देना होता है। अब क्रेडिटर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमने कैश उनको पे नहीं किया, तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रॉफिट हुआ, बिकॉज मेरा कैश अभी क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने में खर्च नहीं हुआ। सो इट मीन्स लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट है मेरे लिए, और करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो इसका मतलब मैंने उसको पैसा पे कर दिया, इसलिए वो डिक्रीज हो गई। इट इज़ अ लॉस फॉर मी। सो याद रखिए, एसेट के केस में रिवर्स चलेगा, लाइबिलिटीज़ के केस में सीधा साथ साथ चलेगा। अगर एसेट इंक्रीज होगी तो लेस, डिक्रीज होगी तो प्लस, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस। प्लीज़ रिमेंबर, एसेट्स में रिवर्स चलेगा, लाइबिलिटी में साथ साथ चलेगा। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जो टैक्स हमने ऊपर ऐड किया था, अब यहाँ पर हमें सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम लास्ट में टैक्स पे करेंगे, लेस द अमाउंट ऑफ टैक्स, देन यू विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। द फॉर्मेट इज देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। I'm going to start with illustration number 6 directly, because first 5 questions में सिर्फ आपसे ये पूछा है कि इससे कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो। तो illustration 6 से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू हैव टू फाइंड आउट। ये आपको कुछ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दी हैं। ऑपरेटिंग पे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आपको दिया है। यहाँ पर हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज़ इन रुपीज़। आपको दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की चेंजेस से पहले। अभी मैंने बताया एसेट्स में रिवर्स चलेगा, लाइबिलिटीज़ में सीधा चलेगा। सो एज यू कैन सी 2 years आर मेंशन है, 2018 एंड 19। डेटर्स लास्ट ईयर थे 80, अब हो गए हैं 60, मीन्स डेटर्स कम हो गए हैं, तो ऑब्वियसली डेटर्स ने मुझे अगर पैसा पे कर दिया तभी वो कम होंगे। सो आई विल राइट हेयर डिक्रीज इन डेटर्स। कुछ टर्म्स ऐड होंगी, कुछ लेस होंगी, एंड आई एम राइटिंग हेयर द डिफरेंस। कितने से डिक्रीज हुए हैं डेटर्स? आपके 20,000 से डेटर डिक्रीज होंगे तो कैश का इनफ्लो होगा। नेक्स्ट वी हैव बी आर, 7,000 से 10,000। अब बी आर इंक्रीज हो गए, मतलब करंट एसेट अगर आपकी इंक्रीज होगी, इट इज़ अ लॉस फॉर अस। इंक्रीज इन बी आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश, क्योंकि कैश नहीं आएगा, 3,000 से लेस होगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में सीधा चलेगा। क्रेडिटर्स 50 से 55 हो गए, मीन्स हमारी उधारी बढ़ चुकी है, कैश अभी हमने पे नहीं किया, तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 5,000 का प्लस हुआ। नेक्स्ट बिल्स पेबल 8 से 6 हो गए, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। इट मीन्स मैंने बिल्स पेबल को पे कर दिया, कैश गया मेरा 2,000 रुपीज़ का लेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 से 1,500, सो इट इज़ इंक्रीज, इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर अस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ माई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर 1,800 से 1,600 हो गए। प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ माई करंट एसेट, तो अगर एसेट कम होगी इट मीन्स वो कैश में कन्वर्ट हुई है तभी कम हुई है, प्लस 200। एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम इज अगेन द पार्ट ऑफ माई करंट एसेट, 800 से 900 हो गई। अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज इन एक्यूड इनकम है, इट इज़ अ लॉस फॉर मी ऑफ ₹100।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर 700 थी, अब नहीं है, मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी होती है जो हमें एडवांस में मिल गई, तो करंट लायबिलिटी 700 से नील हो गई, इट मीन्स करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई. यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ दिस करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन income received in advance. It is a loss for me of rupees 700. So minus it. Now you have to find out the total. पहले ही प्लस किया, इट इज़ 1,25,700. ये टोटल नेगेटिव का 5,800 माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा 1,19,900. दिस इज नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग activity. It is very simple. I think the questions are very simple. Do not worry about this chapter. This is an easy chapter. Look at the next one. Cash flow from operating activity. A firm made X Limited made a profit of 5 lakh after considering the following transaction. Net profit दिया है आपको 5 lakh. इस 5 लाख में जो ट्रांजेक्शन दिए हैं वो सब ऐड लेस की हुई है, जो ऐड करनी चाहिए थी वो ऐड कर दी है, लेस वाली लेस कर दी हैं. अब आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिवर्स करना है, या नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिवर्स करना है. लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ, एज पर द फॉर्मेट गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होगा आपका, ऐड. सो राइट हेयर गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000. नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएशन. Depreciation is also a non-cash expense. So add the amount 50,000. Loss on sale of machinery. This is also add as per the format. Loss on sale of machinery is rupee 20,000. Next we have provision. Provision are also added in it. Provision for debts. They are rupee 10,000. Next we have gain on the sale of land. Gain is profit on sale of land. So loss add हुआ था तो profit on sale of land क्या हो जाएगा, less of rupees 7,500. You will get from here net profit before working capital. It is compulsory to disguise this formula here. You will get 5,77,500. बिफोर वर्किंग कैपिटल तक इसी तरह से सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल में आपका पार्ट ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आता है. सो वी हैव द करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज 2018 एंड 19 रिवर्स ईयर्स दिए हैं यहाँ पर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. ट्रेड रिसीवेबल 52 से 78 हो गए, मीन्स आपके इंक्रीज इन रिसीवेबल्स. रिसीवेबल इज माई एसेट, सो आपकी एसेट इंक्रीज हो गई 26,000 रुपीज़ से लेस. नेक्स्ट वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 से 3 हो गए. प्रीपेड एक्सपेंसेस अगेन इज अ पार्ट ऑफ माई करंट एसेट. करंट एसेट इंक्रीज होगी, इट इज़ अ लॉस, लेस 1,000. ट्रेड पेबल्स 40 से 51 हो गए, सो दिस इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो मेरे लिए प्रॉफिट है. एंड द लास्ट इज एक्सपेंसेस पेबल 34 से 20 हो गए. डिक्रीज इन पेबल, इट इज़ अ लॉस फॉर मी. लायबिलिटी कम होना, मैंने पैसा पे किया है 14,000 से लेस. देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. So that is enough for today's video. Next topic we will discuss in the next video. Up to that, sort out the question very carefully. Thank you.